बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। तहरीक इंसाफ की उम्मीदों पर पानी फिर गया। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली ने इस्तीफों की इज्तिमाई तस्दीक का इसरार किया तो स्पीकर ने इनकार कर दिया। राजा परवेज अशरफ ने अपने चैम्बर में पीटीआई वफ्द को साफ साफ कह दिया कि इस्तीफों की इस तस्दीक के लिए आना है तो एक एक करके आएं। इज्तिमाई नहीं इनफरादी तस्दीक करें तो इस्तीफे मंजूर हो जाएंगे। इसकी मजीद तफसीलात क्या है जानते इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे खुसूसी उस्मान खान से। जी उस्मान, क्या होने जा रहा है इस्तीफों के मामले पर फिर? जी देखिए, सबक जो है वो दिखा दी गई है और किसी किस्म का जो मुतालबा था तहरीक इंसाफ का वो स्पीकर की जानिब से उसको अक्सर मुस्तरद कर दिया गया। तहरीक इंसाफ का वक्त जो है वो स्पीकर से मुलाकात के लिए आया था, जिसमें वक्त ने यह मौका अख्तियार किया कि हमने इज्तिमाई इस्तीफे दिए हैं कि मुल्क में आम इंतखाबात की राह हमवार की जाए। हमने किसी के इंटरटेनमेंट के लिए इस्तीफे नहीं दिए कि एक एक करके बुलाया जाए। ये भी गुफ्तगू की गई पीटीआई की जानिब से कि पहले भी 11 इस्तीफे गैर आईनी तरीके से मंजूर किए गए और जावेद हाशमी केस में सुप्रीम कोर्ट इस्तीफे की मंजूरी से मुतल्लिक वाज़ेह कर चुकी है और इस्तीफे हमारे साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी मंजूर कर चुके थे और अब इस्तीफों की तस्दीक का अमल नहीं बल्कि मामला इलेक्शन कमीशन को भेजने का है। स्पीकर की जानिब से ये मामला जो है तहरीक इंसाफ का वो सुना गया और उसके बाद उनकी जानिब से कहा गया कि सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते हैं, सियासतदानों में राब्ते होने चाहिए और इस्तीफों की तस्दीक के हवाले से आईन पाकिस्तान और कौमी असम्बली के जो कवायद ज़वाबत हैं उसके मुताबिक फैसला किया जाएगा। और ये वाज़ेह कर दिया है स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कि इस्तीफों के लिए तमाम मेंबरान को इनफरादी तौर पर बुलाया जाएगा। पहले भी पीटीआई मेंबरान को इस्तीफों की तस्दीक के हवाले से मदद किया गया था, लेकिन उनका कहना था कि पीटीआई के कराची से एक रुकन असम्बली ने इस्तीफे की मंजूरी रोकने के लिए हाई कोर्ट से रिव्यू कर लिया था, तो इसलिए स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर करने से साफ इनकार करते हुए ये कहा है कि एक एक करके पेश हों, तस्दीक कराएं और इस्तीफे मंजूर हो जाएंगे। ताहम इस्तीफे मंजूर करने की इज्तिमाई मंजूर जो दरख्वास्त है उसकी दरख्वास्त जो वो मुस्तरद कर दी गई है और अब कुछ देर बाद बाकायदा तौर पर जो मीडिया टॉक है तहरीक इंसाफ के वफद की जानिब से वो भी सामने आएगी और वो अपना मौक़िफ़ रखेंगे। ताहम जो एक कोशिश की जा रही थी कि इस्तीफों की तलबी से पहले जो है एक वफ्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मिलने की ख्वाहिश का इज़हार किया था और वो आज मुलाकात तय हुई थी और उसमें मुद्दा जो है वो सामने रखा गया इमरान खान की हिदायत के मुताबिक, लेकिन स्पीकर ने ये मामला सुनने से उनकी जो मुतालबा है उसको तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। वफाकी वजीर साद रफीक कहते हैं पीटीआई वाले आईनी तरीके से इस्तीफे दें तो स्पीकर मंजूर करने में देर ना लगाएं। ज़िमनी इलेक्शन होते हैं तो होने दें। टेक्नोक्रेट सेटअप से मुतालिक शेख रशीद के बयान पर बोले सियासी यतीमों की ऐसी फुलझड़ियों और पेश गोइयों की कोई अहमियत ही नहीं। मेरे साथ मौजूद है ख्वाजा साद रफीक, इनसे हम बात करते हैं। आप क्या उम्मीद रखते हैं स्पीकर कौमी असम्बली से? मेरी राय ये है और ये राय मैं दे चुका हूँ अपनी जमात में बहुत पहले, कानूनी तरीके से अपने इस्तीफ़े पेश करते हैं क्योंकि जो पहला तरीका था वो कानून और आइन के मुताबिक नहीं था। स्पीकर साहब को उनके इस्तीफ़े बिल्कुल मंजूर कर लेने चाहिए और ज़िमनी इंतखाबात होते हैं तो होने दें। और ये जो दावा करते हैं मुल्क में आम इंतखाबात का माहौल बनेगा, नहीं, मुल्क में ज़िमनी इंतखाबात का भी माहौल नहीं बनेगा, ये अपनी एफर्ट कर लें। टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बातें हो रही हैं, केयर टेकर की शेख रशीद कहते हैं कि तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, ये अफवाहें या वाकई खबरें हैं? ये बाज़ लोग हैं जो सियासी तौर पर यतीम हो गए हैं, जिनमें उन साहब का भी सर फहरिस्त हैं जिनका आपने नाम लिया, वो इस तरह की शुर्रियाँ छोड़ते रहते हैं। पीटीआई के पास इस वक्त 4 हुकूमतें हैं, वो वहाँ पे लोगों को सर्व करें, डिलीवर करें, वो तो कर नहीं रहे। कारकर्दगी की बुनियाद पे आए। इस वक्त अगर कोई इलेक्शन की बात करता है या असेंबली तोड़ के इलेक्शन की बात करता है तो दरअसल वो आने वाले इंतखाबात को भी मुतनाज़ा बनाएगा और मुतनाज़ा इंतखाबात मुनासिब नहीं होते करवाने, उससे मुल्कों और कौमों को और माशरों को नुकसान होता है। शुक्रिया। अभी ये खबर दें कि शहबाज शरीफ के दावे पर हक़ दिफा ख़त्म करने के खिलाफ इमरान खान की अपील पर समाअत हुई है। शहबाज शरीफ ने इमरान खान के खिलाफ 10 अरब हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। अदालत में शहबाज शरीफ के वकील मुस्तफ़ा रमदे के दलाइल जारी हैं। शहबाज शरीफ का इमरान खान के खिलाफ 10 अरब रुपए का हर्जाने का ये दावा है। सेशन अदालत ने इमरान खान का हक़ दिफा ख़त्म कर दिया था। लाहौर हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा था। शहबाज शरीफ के दावे पर हक़ दिफा ख़त्म करने का ये मामला सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में इमरान खान की अपील पर समाअत जारी है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। अदालत में शहबाज शरीफ के वकील मुस्तफ़ा रमदे के दलाइल जारी हैं और शहबाज शरीफ का इमरान खान के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का ये मामला है। सेशन अदालत ने इमरान खान का हक़ दिफा ख़त्म कर दिया था। लाहौर हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। अहम ये मामला
शहबाज शरीफ के दावे पर हक के दिफा खत्म करने का मामला। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में इमरान खान की अपील पर समाअत जारी है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। एमक्यूएम पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ मुआहदों में ताखीर पर इजहार तशवीश किया है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वफ्द के हमरा गवर्नर सिंध कामरान टेसौरे से मुलाकात की, जिसमें लापता कारकुनों की अदम बाजियाबी पर तशवीश का इजहार किया गया। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल और मुशावरत भी की गई। राब्ता कमेटी ने गवर्नर सिंध की शहरी सिंध के लिए की गई कोशिशों को भी सराहा। अब ये बताएं कि साल 2022 जाते जाते तोहफा दे गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौसम सरमा की पहली बारिश से सर्दी मजीद बढ़ गई है। मुल्तान, कोयटा और पेशावर समेत कई शहरों में बादल जमकर बरसे। धुंध में धुंधलाए लाहौर में भी सुबह सवेरे बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया, जिसके बाद फिजाई आलूदगी में कमी का इम्कान है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बादलों ने डेरे डाल लिए। कराची में ठंडी हवाओं को ब्रेक लग गया। मुल्क के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी के बाद सर्दी मजीद बढ़ गई है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कोयटा में बारिश के बाद कई इलाकों के फीडर ट्रिप कर गए। बारिश और बर्फबारी के पेश नज़र PTMA ने इमरजेंसी नाफिज कर दी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे नूरुल आरफीन से। जी नूर, कोयटा में मौसम की क्या सूरत हाल है, इस मुतालिक बताइए। आज ही कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान के बेशतर अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। इसमें सर्द हवाएं भी चल रही हैं। मौसम सरमा की रिमझिम के बाद खुनकी का एहसास भी बढ़ गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कोयटा और चमन में 12 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि कालात में 14, पंजगूर में 10 और तुरबत में 34 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कोयटा में इस वक्त बारिश का सिलसिला तो थम गया, लेकिन गुज़िश्ता रात मुसलसल बरसात हुई है, जिसकी वजह से सर्दी का एहसास जो है वो बढ़ गया है। कोयटा और उसके अतराफ में जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे बर्फबारी भी हुई है। अगर मैं अपने कैमरामैन अब्दुल वहीद से कहूँ कि हमारे नाज़रीन को दिखाएं कि ये खूबसूरत मनाजिर आम आंख से भी देखे जा सकते हैं। और ना सिर्फ ये कोयटा के जो महरदार है पहाड़ी इलाका, इसके जो पीछे जो पहाड़ी सिलसिले हैं यहाँ पर बर्फबारी हुई, बल्कि शुमाली और जुनूबी जो पहाड़ी इलाके हैं इनमें भी बर्फबारी हुई है। दूसरी तरफ जो बारिश और बर्फबारी के पेश नज़र महकमे PTMA ने जो है इमरजेंसी नाफिज कर दी और तमाम जो अमला है उनकी छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। इसके अलावा जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर हैवी मशीनरी भी पहुँचा दी गई है। एक तरफ तो बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जो है कोयटा और उसके अतराफ में जारी है, तो दूसरी तरफ कई इलाकों में जो है वो बिजली के फीडर ट्रिप कर गए हैं और जो सुई गैस प्रेशर का मसला है वो तो बदस्तूर कायम है। जी, लाहौरियों को भी खुश्क सर्दी से छुटकारा मिल गया। शहर में हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है, लेकिन आसमान पर छाई धुंध में कमी ना आ सकी। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं आयशा से। आयशा, अपडेट कीजिए। अच्छा, बिल्कुल मुल्क के दीगर शहरों की तरह बागों के शहर लाहौर में भी मौसम सरमा की पहली बारिश का आगाज़ हो चुका है। दिन के आगाज़ से जारी बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो ताहाल जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह गया है कि आइंदा 2 रोज़ तक वक्फे से बारिश का ये सिलसिला जो है वो इसी तरह से जारी रहेगा। ताहम ये हल्की बारिश है जिससे स्मोक में जो है वो कमी आएगी, लेकिन फोग जो है वो इसमें मज़ीद इजाफा जो है वो देखा जा रहा है। साथ ही साथ अगर बात की जाए धुंध की, तो धुंध के बायस जो है वो ट्रेनों के शेड्यूल जो है वो मुतासिर हो रहे हैं। साथ ही साथ बैरून ममालिक से आने वाली परवाज़ें जो है वो उनको भी इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। और अगर बात की जाए मोटरवे की, तो मोटरवे M2 और M3 को ताहाल ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद रखा गया है और धुंध के छटने का जो है वो इंतज़ार किया जा रहा है। जैसे ही धुंध छटेगी तो इसको आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। कम से कम दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे रात होगी इसमें मज़ीद 1 या 2 डिग्री तक कमी आने के जो है वो इम्कानात बताए जा रहे हैं। अभी भी मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि धुंध के गहरे बादल हैं, जिसके बाद ट्रैफिक में जो लोग मौजूद हैं इनको शदीद मुश्किलात का सामना भी यकीनन करना पड़ रहा होगा। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला खुरमिग में शदीद सर्दी पड़ रही है। पाइपलाइनों का पानी और दरियाए सिंध भी जमने लगा है। दर्जा हरारत -15 से भी नीचे गिर गया। मजीद जानते हैं खुरमिग में मौजूद हमारे नुमाइंदे सुहेल अहमद। जी सुहेल, अपडेट कीजिए। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला खरमा भी शदीद सर्दी की लपेट में है। शदीद सर्दी की वजह से नदी नाले और दरियाए सिंध का पानी भी जमने लगा है। अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो इस वक्त ज़िला खरमा में दर्जा हरारत -15 से भी नीचे गिर गई है। यख बस्ता हवाओं ने लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। शदीद सर्दी की वजह से लोग घरों तक महसूर होकर रह गए हैं, जबकि
पाइप लाइनों में पानी जमने की वजह से घरेलू ख़वातीन को ख़ास तौर पर मुश्किलात का सामना करना पड़ रही है। मौसमी तब्दीलियों की वजह से नज़ला, फ्लू, बुखार जैसे बीमारियाँ भी जन्म ले रही है और अस्पतालों में काफ़ी हद तक रश भी बढ़ गई है। जी। और दिसंबर के आखिर में दिसंबर की पहली बारिश मुल्तान और गिरदोनवाह में रिमझिम बरसने से मौसम खुशगवार हो गया। इससे मुतालिक मजीद बताएंगे मकसूद चौहान। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर और उसके गिरदोनवाह में दिसंबर की जो बारिश है वो वक्फे से जारी है और आज सुबह से जो है ये बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है जो आइंदा 2 रोज़ तक जारी रहेगा। बात की जाए तो इस वक्त भी जो मौसम है वो अबर आलूद है, जो धुंध के बादल थे वो छट चुके हैं। स्मोक का जो राज हुआ था मुल्तान शहर में वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है, जिसके बाद जो बीमारियां जन्म ले रही थी, अब बारिश का जो सिलसिला है वो कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश का जो सिलसिला है वो इस वक्त भी मुल्तान में जारी है और आसमान पर जो कि सुरमई बादलों का जो राज है वो इस वक्त भी बरकरार है। अब बात की जाए महकमा मौसमियात के मुताबिक तो इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत बताया जा रहा है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि हवा में जो नमी का तनासुब है वो 86% तक रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि ये बारिश का सिलसिला आइंदा 2 रोज़ तक जारी रहेगा। खुश्क सर्दी की तवील इनिंग्स का खात्मा हुआ। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश मुतवक्के है। कहाँ कहाँ बरखा बरसेगी और किन इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। समा की नुमाइंदा फरा रब्बानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी फरा, मौसम का क्या मूड दिखाई देता है? बिल्कुल, जुड़वा शहरों के अगर मौसम की बात की जाए तो सर्द हवाएं चल रही हैं, गहरे बादल आए हुए हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से भी यही पेशगोई की गई है कि इंशाल्लाह आज बारिश ज़रूर होगी। मगरिबी हवाएं जो है बलूचिस्तान के ज़रिए इस्लामाबाद में या पाकिस्तान में मुल्क के शहरों में दाखिल हुई हैं, जिसके बाद सर्दियों की बारिश एक्सपेक्टेड है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी कहा गया है कि गलियात, मरी और दीगर नॉर्दर्न एरियाज़ में बर्फ़बारी का भी सिलसिला होगा और साथ ही साथ बारिश भी होगी। काफ़ी अरसे से बारिश का लोग इंतज़ार कर रहे थे, बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन अब ये खुशखबरी भी सुना दी गई है। खुश्क सर्दी का जो जोर है उसके टूटने के भी इम्कानात हैं और ये जो बारिशों का सिलसिला है ये इंशाल्लाह अगले 2 से 3 दिन तक जारी रहेगा। जी, अब ये बताएं कि मौसम में सरमा की सौगात साग, जिसे पकाने वाले कम और खाने वाले ज़्यादा है। हम आपको मिलवा रहे हैं फैसलाबाद से एक ऐसे ज़मींदार से जो ताज़ा साग पकवाकर बांटते भी हैं। रिदा सिंधु की रिपोर्ट में देखिए। सूरज निकलते ही सब्ज खेतों में सर्द फूलों की कंदीलें जगमगाईं तो ख्वातीन सरसों चुनने पहुंच गईं। फैसलाबाद के नवाही इलाके गटवाला के जमींदार चौधरी सलीम के डेरे की रौनकें भी बढ़ गईं, जहां पहले 10 मन साग काटा जाता है। पानी से धोने के बाद इसे बड़े बड़े पतीलों में हल्की आंच पर पकने के लिए चढ़ा दिया जाता है। चौधरी सलीम 25 साल से हर दोस्त और अजनबी को ये सौगात तोहफा कर रहे हैं। हर कोई शौक से खाता है, इसलिए जो लोग शहरों में आ गए हैं, शहरों में तो कोई इसका इंतज़ाम नहीं है पकाने का, लोगों को, दोस्तों को तोहफा करते हैं। कई घंटों में तैयार होने वाले इस साग में मसाला जात भी घर के ही इस्तेमाल किए जाते हैं। चौधरी सलीम के डेरे पर बनने वाला सरसों का साग जो एक बार खाए बार बार मंगवाए, ये देसी जायके के साथ साथ प्यार भी बांट रहा है। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ रिदा सिंधु, समा, फैसलाबाद। कराची की बेजान विकेट पर न्यूजीलैंड ने रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। पहले टेस्ट पर कीवीज की पोजीशन मुस्तहकम हो गई। खाने के वक्फे तक न्यूजीलैंड ने 519 रन्स बना लिए। पाकिस्तानी बॉलर्स को विकेट लेने में मुश्किलात का सामना है। कराची टेस्ट के चौथे रोज न्यूजीलैंड ने अपनी नामुकम्मल इनिंग्स 6 आउट 440 रन से शुरू की। पूरे सेशन में पाकिस्तानी बॉलर्स एक भी विकेट ना ले सके। अबरार अहमद की स्पिन का जादू भी न चल सका। एक एंड केन विलियमसन और दूसरा इश सूदी ने संभाला। न्यूजीलैंड ने 6 विकेटों पर 519 रन बना लिए हैं। विलियमसन ने 137 और सूदी 41 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। न्यूजीलैंड को पाकिस्तान पर 81 रन की बढ़तरी हासिल हो गई है। कराची टेस्ट के चौथे रोज का खेल जारी। न्यूजीलैंड को पाकिस्तान के खिलाफ बढ़तरी हासिल। फास्ट बॉलर नसीम शाह, शाहनवाज ढानी और मोहम्मद नवाज को टेस्ट स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया। तीनों खिलाड़ी पाकिस्तान कप की सिलेक्शन के लिए दस्तयाब होंगे।
PCB ने नसीम शाह, शाहनवाज ढानी और मोहम्मद नवाज को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारियों के लिए स्क्वाड से रिलीज कर दिया है। तीनों खिलाड़ी वनडे सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तान कब खेल सकते हैं? पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज कराची में खेली जाएंगी। अभी आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और उसके बाद वो जब इस्तीफ़ा, फिर रूल्स ये कहते हैं, रूल में ये है कि वो जिस वक्त इस्तीफ़ा स्पीकर के पास आता है तो स्पीकर उस मेंबर को बुलाएगा और बिल्कुल प्राइवेसी में, कॉन्फिडेंस में उनसे ये बात करेगा कि क्या आपने ये इस्तीफ़ा खुद लिखा है, ये आपकी हैंड राइटिंग है, और क्या आप जो है उस आप पर कोई दबाव, कोई प्रेशर, कोई ऐसा मामला तो नहीं है। और अगर स्पीकर को ये महसूस हो या उसके पास कोई इंफॉर्मेशन हो कि ये आ तो मेरे पास गए हैं लेकिन बहालत मजबूरी आए हैं और दरअसल ये इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते, तो स्पीकर पे लाजम है कि वो उसका इस्तीफ़ा कबूल ना करें। लेकिन अगर स्पीकर को ये सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि जो मेंबर है वो उनके सामने जो बात कर रहे हैं वो हकीकत पर है, वो और अपनी मर्जी से इस्तीफ़ा देना चाहते हैं, तो उनका इस्तीफ़ा मंजूर किया जाना चाहिए। ये एक तरीक़ाकार है। फिर उनका इस्तीफ़ा जो है वो इलेक्शन कमीशन को स्पीकर भेज देगा। अब यहाँ आज उन्होंने फरमाया कि 127 लोगों ने जो है वो इस्तीफ़े दिए थे, तो आप एन ब्लॉक 127 लोगों के इस्तीफ़े कबूल कर लें। तो फिर मैंने उनके सामने कुछ हक़ाइक़ रखे। मैंने उनको कहा कि बहुत सारे आपके दोस्त जो थे जिन्होंने इस्तीफ़े दिए, उनमें से कुछ लोग तो कोर्ट में चले गए और उन्होंने अदालत में जाकर कहा कि ये इस्तीफ़े जो हमसे लिखवाए गए थे, उस वक़्त सारी पार्टी, पार्लिमानी पार्टी बैठी हुई थी और हमें ये तासुर दिया गया था कि ये तो हम हुकूमत पे दबाव के लिए इस्तेमाल करेंगे और ये इस्तीफ़े नहीं होंगे, लिहाजा मैंने तो इस्तीफ़ा नहीं दिया। कोर्ट ने फिर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेंबर्स को कहा कि आप जाएं वापस स्पीकर के पास जाकर यही बात करें, और उन्होंने आकर मुझसे भी यही बात की जी कि मैंने तो इस्तीफ़ा नहीं दिया, मेरा इस्तीफ़ा मंजूर न किया जाए। इसी तरह कुछ लोगों ने लीव एप्लीकेशन भेज दी, कुछ लोग हाउस में आकर चले गए हाजिरी लगवा कर। तो इस सारे सिनारियों में, ऐसी सूरत हाल में स्पीकर को जो फैसला करना है वो आइन और क़वायद ज़वाबित को सामने रख कर करना चाहिए था। यही बात मैंने अपने इन दोस्तों से इनसे गुजारिश की, जिसमें बड़े सीनियर लोग आए। फार्मर स्पीकर जनाब असद साहब थे, असद कैसर साहब थे, इसी तरह से डिप्टी स्पीकर साहब तशरीफ़ फरमा थे और बड़े सीनियर साथी थे उनके, पार्लियामेंटेरियंस थे सारे। तो उनके सामने मैंने रखी बात, मैंने कहा देखें कि मैं बतौर स्पीकर जो हूँ वो तो सिर्फ एक चीज़ को देखता हूँ कि आइन को और क़वायद ज़वाबित को। अब पार्टीज़ का या आपका कोई पॉलिटिकल स्टांस है, पॉलिटिकल पोजीशन पार्टीज़ लेती रहती हैं, आपने एक पॉलिटिकल पोजीशन ली है और अगर गवर्नमेंट की एक पॉलिटिकल पोजीशन है तो उसमें मैं तो चाहूँगा ये ज़ाती तौर पर, और मैंने उनको कहा कि आप आएँ, आप ईवान के अंदर आएँ, आपने जो बात करनी है वो आप ईवान के अंदर करें, यहाँ आपकी आवाज़ ज़्यादा मुअस्सर होगी। और आप खुद कह रहे हैं कि मुल्क को इस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं, तो उन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए इस वक्त ज़रूरत अगर किसी चीज़ की है तो वो मफाहमत की है, वो मिल बैठने की है, वो पाकिस्तान की सोच रखने और पाकिस्तान को सामने रख कर फैसले करने की है। तो मैं आपसे ये तवक्को करता हूँ कि आप सीनियर लोग हैं, एक जमात है आपकी, आप तशरीफ़ लाएं, पार्लियामान में आएँ। तो बतौर स्पीकर मैं आपको ये जो है ये बिल्कुल आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपको मैं पूरा मौका दूंगा बात करने का, आप बोलें। और मैं इसलिए कहता हूँ कि पार्लियामान एक ऐसी जगह है जहाँ एक ऐसा फोरम है जहाँ सब इकट्ठे हो जा सकते हैं। सियासी मुखालफिन भी सुन रहे होते हैं, एक बोल रहा होता है। स्पीकर जो है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, उसकी नज़र में तमाम मेंबरान बराबर हैं, लेकिन सबसे अहम काम और मुश्किल काम स्पीकर के लिए ये है कि इस्तीफ़ा मंजूर करना। ये इस्तीफ़ा मंजूर करना कोई आम सी बात नहीं है, 6, 7, 8 लाख लोगों के मैंडेट की बात है।
अब वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जो हल्के हैं जिनमें 7-8 लोगों ने एक मेंबर चुना है, वो मेंबर आकर असेंबली में अगर नहीं बैठेगा तो उन 8 लाख लोगों का जो मैंडेट है उसका क्या होगा, उनकी नुमाइंदगी कौन करेगा, उनको रिप्रेजेंट कौन करेगा। तो ये वो सवालात हैं जो किसी भी स्पीकर के सामने होते हैं। तो मैंने आज भी इनसे यही कहा कि मैं तो आपको दावत देता हूँ कि आप वापस आएं और इन वजूहात की बिना पर इन कानूनी और आईनी मामलात को सामने रखते हुए मैंने अब तक इस्तीफे मंजूर नहीं किए। जिन लोगों के मैंने इस्तीफे मंजूर किए थे, या तो उन्होंने टेलीविजन पे जाकर बयान दिए, उन्होंने हाउस में जाकर बयान दिए, या उनके हाथ के लिखे हुए थे, या उन्होंने ट्वीट किए। तो फिर मैं समझता हूँ कि हमने अब सोच लिया कि ये वाकई इस्तीफ़ा देना चाहते हैं, तो उनके इस्तीफ़े मैंने मंजूर किए। उनका ख्याल था कि ये इस्तीफ़े शायद पिक एंड चूज़ पे हैं, तो मैंने उनकी खिदमत में ये गुजारिश की कि पिक एंड चूज़ के अलावा ये मामला नहीं है पिक एंड चूज़ का, बल्कि ये मामलात को सामने रख कर जो है इस्तीफ़े मंजूर किए गए। अगर किसी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर तकरीर की है और उसने कहा है कि मैं वॉलंटरी तौर पर मैं इस हाउस को छोड़ के जा रहा हूँ, तो उसका इस्तीफ़ा तो बनता है, उसको तो मैं इग्नोर नहीं कर सकता। या किसी का जो कोई उसमें वीडियो में आया है और उसने जाकर ट्वीट भी कर दिया है, जाकर उसने टेलीविज़न पर किसी प्रोग्राम में जाकर ये बरमला इजहार किया कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ अपनी मर्ज़ी से, तो मैं उसका इस्तीफ़ा मैंने कबूल किया है। लेकिन मैं एक दफ़ा फिर अपने तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि बतौर स्पीकर जो है मैं सबके लिए साझा हूँ। बीइंग कस्टोडियन ऑफ द हाउस जो है मेरा कोई पसंद नापसंद नहीं है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा हर जमात को कि इस वक्त मुल्क को मफाहमत की ज़रूरत है। इस वक्त मुल्क को ऐसे हालात की ज़रूरत है जिनमें ऐसे हालात पैदा करने की ज़रूरत है, इतने अच्छे हालात पैदा करने की ज़रूरत है, हालात को बेहतर बनाने की ज़रूरत है जिससे हम मुश्किलात से बाहर आ सकें। और ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। इसमें मैं समझता हूँ कि ना किसी की ज़ाती अना होनी चाहिए, ना कोई ज़ाती ज़िद होनी चाहिए, बल्कि अपनी ज़ात से बालातर होकर, अपनी सियासत से बालातर होकर हमें पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए, उसकी फ़िक्र करनी चाहिए। और वो जो दानिशगाह है ना जहाँ हम बैठ सकते हैं, वो पार्लियामान। ये 22 करोड़ लोगों की दानिशगाह है, 22 करोड़ अवाम की जज्बात की और एहसासात की ये अमीन है। मैं समझता हूँ कि मैंने जो बातें जब ये की तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप चाहते हैं तो मैं दोबारा तमाम मेंबरान को ख़त लिख देता हूँ, वो आएँ मेरे सामने आकर वो अपना मौक़िफ़ बयान करें। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि तमाम मेंबरान एक दफ़ा कोई पार्टी लेकर आए और सबको बिठाकर कोई फ़ैसला करने की कोशिश करे, तो उसको मैं दबाव समझता हूँ। क्योंकि इनके अपने पार्टी के लोगों ने जब फ़ोन करके कहा, जब हाज़िरियाँ लगवा ली, जब छुट्टी की दरख्वास्तें दे दी, जब वो कोर्ट में चले गए, तो फिर मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि एन ब्लॉक किसी के इस्तीफ़े मंजूर करूँ। ना इसकी आइन इजाज़त देता है, ना इसकी असम्बली के कायद व ज़वाबित इजाज़त देते हैं। तो जब मैंने उनसे कहा कि मैं दोबारा ख़त लिख दूँ, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी पार्टी से मशवरा करके फिर आपसे बात करेंगे। उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना किरदार अदा करें बतौर स्पीकर के, और उनका वन पॉइंट एजेंडा है कि इलेक्शन जल्द हो जाने चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि ये आपका एक पॉलिटिकल जो है वो स्टांस है, हर जमात का हक है को अपना पॉलिटिकल जो है वो स्टांस बनाए, उस पर आप हक बजानब हैं या नहीं हैं मैं उस पर तबसरा नहीं करना चाहता, लेकिन ये पॉलिटिकल फैसले हैं। आप ये भी तभी कुछ इस पे बातें करेंगे जब आप हाउस में आएंगे, तो जब आप एक दूसरे से मिलेंगे। अगर आप एक दूसरे के नज़दीक ही नहीं आएंगे, डायलॉग ही नहीं खोलेंगे, तो मामलात कैसे हल होंगे। तो मैं अब भी यही कहता हूँ बतौर कस्टोडियन ऑफ द हाउस, बतौर स्पीकर, कि मुल्क को मफाहमत और भाईचारे की ज़रूरत है। सियासत जो है, ये पैटी पॉलिटिक्स जो है, ये मुल्की मफादात से बालातर नहीं रखनी चाहिए। ना किसी की अना, ना किसी की ज़िद मुल्क से और मुल्क के मफादात से बालातर होनी चाहिए। ये हम सब का मुल्क है, कोई अपोजिशन में है, कोई हुकूमत में है, कोई किस जमात में है, कोई किस जमात में है, लेकिन ये मुल्क 22 करोड़ लोगों का है। इसको मजबूत करने के लिए, इसकी मुश्किलात कम करने के लिए,
इस वक्त की अहम तरीन ज़रूरत सिर्फ एक है कि हम मफाहमत करें और हम पार्लियामान में आकर हर मसले पे डिस्कस करें, हर मसले पे बहस करें, हर मसले में वो क्या चाहता है, मैं क्या चाहता हूँ। अगर मैं मेंबर हूँ तो मुझे पार्लियामान में आकर उसका कोई हल देना चाहिए। पाकिस्तान मुश्किलात से कैसे बाहर निकलेगा? आज जो है ना, सियासत ये होनी चाहिए कि हर जमात जो है, खाई वो हुकूमत में है या मुखालिफ है, अगर वो अपोजिशन में है तो वो अगर असेंबली में बताए कि इस तरीके से पाकिस्तान को हम इस गर्दाब से निकाल सकते हैं, ये होगी सही पॉजिटिव पॉलिटिक्स। और इसी के लिए मेरी ख्वाहिश भी यही है और मेरी तवक्को भी ये है कि तमाम जमातें मुल्की हालात को सामने रखते हुए इस वक्त बहुत संजीदगी के साथ मफाहमत की तरफ देखेंगे, मुखासमत की तरफ नहीं। बहुत शुक्रिया। जी, मैं समझता हूँ कि वो बड़े संजीदा और बड़े जहांदीदा पॉलिटिशियन थे और पॉलिटिक्स में देखिए रास्ते निकालने होते हैं, सियासत में रास्ते बंद नहीं किए जाते। सियासत में मुकालमा होता है, आर्गूमेंट होता है, बैठ के बातचीत होती है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे माहौल में बात हुई और उन्होंने मेरी बातें सुनी, मैंने उनकी बातें सुनी और बड़े इज़्ज़त और वक़ार के साथ। और मैं यकीनन जब उन्होंने कहा है कि वो अपनी जमात से मशवरा करेंगे तो मैं तो हाज़िर हूँ। वो एक गलत तासुर के एक मेरे अजीज़ ने दे दिया कि मैं जब वो आते हैं तो मैं भाग जाता हूँ। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, वो लफ्ज़ों का चुनाव शायद उनसे गलत हो गया, वैसे तो बड़ा अच्छे आदमी हैं, मैं भी उनका एहतराम करता हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं मौजूद हूँ यहाँ पर, जो भी जमात आकर मुझसे बात करना चाहती है, किसी मसले पर भी बात करना चाहती है, मैं तैयार हूँ, हर वक्त तैयार हूँ। और मेरी ख्वाहिश है कि ये पार्लियामान की इज़्ज़त और तौक़ीर में इजाफा हो और इसी पे हमने काम करना है। ये देखें, पाकिस्तान, मैंने पहले भी बहुत दफ़ा उसी बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान से बढ़कर तो कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान के इस्तेहकाम, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बार बार जो आपको बात बता रहा हूं, किसी ने ये नहीं कहा कि वैसे कि मैं इस्तीफा देना आया हूं और मेरा इस्तीफा आप मंजूर कर लें। दूसरा एक बात यह है कि आप यहाँ 100 आदमी, 100 इकट्ठे आप आते हैं, आप पर एक दूसरे का दबाव होता है। जब मैंने आपसे बात पूछनी है तो फिर आपने अलहदा होना है, अलहदा मतलब इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पर मुझसे मिलकर बात करनी है। और जो सबसे आम बात है वो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर ये कहते हैं 127 बंदे जो हैं उनका आप इस्तीफा कबूल कर लें, क्या इनको पता है कि 127 में से कितने बंदे जो हैं वो कोर्ट में चले गए हैं, कितने बंदों ने डिनाई कर दिया है कि हमने इस्तीफा नहीं दिया, कितनों ने आकर हाजिरी लगा ली है, कितनों ने छुट्टी की दरख्वास्त भेज दी है। तो 127 कहाँ है फिर? एक ऐसे कर लेते हैं कि एक स्क्रिप्ट से ले लेते हैं, एक स्क्रिप्ट से ले लेते हैं, इधर से एक सवाल ले लीजिए। स्पीकर साहब, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बाहर जाके जो वफद आपसे मिला था और उन्होंने आपके ऊपर इल्जाम लगा दिया कि आप मुतस्सब है, इस बारे में क्या कहेंगे? ये तो बड़ा अजीब इल्जाम है। अच्छा, मैं यहाँ तो उन्होंने मेरी बहुत तारीफ की, मेरे पूरा स्टाफ मौजूद था और मैं उनका शुक्रिया अदा करने जा रहा था। डिप्टी स्पीकर साहब भी मौजूद थे, तो मैं तो उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं करूँगा। वो मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, वो मेरे पास तशरीफ़ लाए थे और वो मेरे कुलीग रहे हैं, आइंदा भी कुलीग होते हैं और हमें एक दूसरे की इज़्ज़त और वक़ार का ख्याल रखना चाहिए। इस तरह पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग जो है ना, ये माहौल को पूरा गंदा कर देती है, इससे मसाइल का हल नहीं निकलता, मसाइल बढ़ जाते हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं समझ के ऐसी किसी ने बात की हो, ना मुझे यकीन आ रहा है। वो तो बहुत खूबसूरत उन्होंने बातें की यहाँ पर भी और बड़े रख रखाव वाली, बड़े इज़्ज़त वक़ार वाली। तो मैं उनका मशकूर हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए और मैंने उनकी बात की। आप बतौर कस्टोडियन की आपकी जिम्मेदारी भी है, ये बताइएगा सर कि एक इंटरिम मुद्दत के लिए एक टेक्नोक्रेट हुकूमत की क़याम की बात की जा रही है, इसकी कोई आईनी गुंजाइश है आपके समझ? मेरे इल्म में तो नहीं ऐसी कोई बात। क्या ऐसी कोई? मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे इल्म में। अरकान थे उनके मुकम्मल आईन और कानून और पार्लियामान के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए उनके इस्तीफे मंजूर किए गए थे जो 11 पहले थे, उसमें आप क्या कहेंगे? फुली आप कॉन्फिडेंस हैं कि
देखिए, मैं जिस वक्त मैं इस्तीफे मंजूर करता हूं तो आइन और कानून को ही सामने रख कर करता हूं, और उसमें दूसरी तो कोई और फैक्टर नहीं होता। मैंने आज भी यही बात दोहराई अपने दोस्तों के सामने भी कि अगर आप चाहते हैं तो मैं दोबारा खत लिख दूं और वो आपके मेंबरान इनफरादी तौर पर आए मेरे सामने, और फिर वो उनके देखें, पहली बात तो है कि वो मेरे सामने आकर इस चीज़ को वाज़िया तौर पर मुझे साबित करेंगे पर ये वॉलंटरी उन्होंने एक्ट किया है और उन पर कोई दबाव या प्रेशर नहीं। नहीं, मैंने ट्विटर की बात नहीं की, वो उन्होंने स्पीकर के सामने आना है। नहीं, जो आपने कहा कि मीडिया के जरिए जो मैंने उनके इस्तीफे मंजूर नहीं, वो इसलिए किए थे कि उन्होंने देखें ना, वो एक मेंबर था, उसने तो आधा पौना घंटा तकरीर की पार्लियामान में, दूसरे ने भी की पार्लियामान में, वो तो तकरीर मेरे पास मौजूद है। नहीं, वो आप सब की बात नहीं कर सकते, आप इंडिविजुअल की बात कर सकते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। अगर कुरैशी साहब को मैं खत लिखता हूँ वो आ जाते। मुझे ये बताएं कि जब मैंने तमाम मेंबरान को खत लिखा तो ना आने की वजह क्या थी, क्यों नहीं आए? मैंने तो उनको इसीलिए बुलाया था कि वो तशरीफ लाएं और मेरे सामने आकर सिर्फ यही उन्होंने कहना था कि मेरे पे कोई दबाव नहीं है, मैं खुद इस्तीफा दे रहा हूँ अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। तो इसमें फिर क्यों उनको जो है तामुल क्या था, क्यों रोका गया लोगों को? जब आप रोकते हैं किसी को तो फिर मेरा शक फिर यकीन में बदली जा होता है कि शायद ये मजबूरन जो है वो उन्होंने उस दिन लिखे होंगे इस्तीफे, साइक्लोस्टाइल हुए थे, और उसके बाद उनको फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी, यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, कोर्ट में जाने की क्या ज़रूरत थी? तो फिर मैं बतौर कस्टोडियन जो है वो मैं देखें, दूसरा 11 इस्तीफ़ों को मंजूर करने को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तस्लीम किया है। उस पर बड़ी डिटेल्ड बहस हुई है इस पर, आपको इल्म है इस बात का, और उन्होंने कहा है कि ये ठीक इस्तीफे जो है ना वो मंजूर किए गए हैं। हम कोई काम भी आइन और कानून के जो है वो तहत ही करते हैं, उसके अलावा नहीं करते। जी एक हाँ जी। पहले नहीं बिल्कुल नहीं। देखें आप इसको पता नहीं किस एंगल से देख रहे हैं। बुनियादी तौर पर यह है कि जब आप कोई इस्तीफा मंजूर करते हैं तो उसके क़वाइद और ज़वाबित के तहत ही उसको एक्सेप्ट करते हैं, और आपको वो सारे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। वो मैं समझता हूँ कि डिप्टी स्पीकर साहब जो एक्टिंग स्पीकर थे, उन्होंने जो इस्तीफे एक्सेप्ट किए थे वो एक्सेप्ट करना ही गैर आइनी और गैर कानूनी था। इसीलिए फिर मैंने उनको उसके लिए ना तो उन्होंने मेंबरान को बुलाया। देखो जो बुनियादी शर्त है, बुनियादी शर्त है कि वो हर इंडिविजुअल को, ऐसे नहीं हो सकता कि एक जमात जो है वो खड़ी होके एक बंदा या लीडर खड़ा होके कहे कि मेरी सारी जमात जो है वो मुस्ताफ़ी हो गई है। हर बंदे के पास 6-6, 7-7 लाख लोगों का मैंडेट है। आप उनको मतलब है उन 7 लोगों के मैंडेट को सिर्फ जुम्बिश कलम जो है वो कैसे ख़त्म कर सकते हैं? अच्छा राजा साहब ये फरमाएं, आज जो 8-9 लोग आए थे, इनमें से किसी एक ने भी कहा कि मैं इस्तीफा देता हूँ या ये मेरा इस्तीफा, एक मिनट पूरी कर सुनो, मैं इस्तीफा देता हूँ, मेरा इस्तीफा एक्सेप्ट कर लें। दूसरा, आपने अपने गुफ्तगू में कहा कि इनके बाद अरकान ऐसे हैं जिन्होंने आपको छुट्टी की दरख्वास्त भेजी, बाद ऐसे हैं जो आपसे इनफरादी तौर पर मिले इस्तीफे की मंजूरी नहीं चाहते। कितने लोग हैं? 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं? मैं अब आपको बताऊं कि बीइंग कस्टोडियन ऑफ द हाउस कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरी और उन ऑनरेबल मेंबरान के दरमियान होती हैं, और मुझे यकीन है कि आप इस पे नहीं इंसिस्ट करेंगे। मैं जो आपको कह रहा हूं, मैंने आज इन दोस्तों के सामने ये बात रखी है, नाम नहीं मैं बताया, मैंने तादाद भी नहीं बताया, मैंने इनके सामने बात रखी है। कुछ चीज़ें तो ये केस जो है वो कोर्ट में गया, आपको पता है। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने आकर जो है वो हाजिरियाँ लगवा ली, छुट्टी की दरखास्तें दे दी, और मैंने वो है वो लीव एप्लीकेशन जो है उनकी पढ़ दी, एक्सेप्ट कर ली। तो फिर ये सब बातें, ये फैक्टर इस बात को तकवीयत देते हैं
कि भाई मैं उनको इंडिविजुअली मिलूं। और जब ये लोग कहते हैं कि नहीं इंडिविजुअली आप नहीं मिलेंगे, आप सबको इकट्ठे मिलेंगे, तो मेरा शक जो है फिर वो यकीन में बदल जाता है, मेरे लिए और मुश्किलात हो जाती हैं कि मैं एक्सेप्ट करूं। सर ये जो सवाल का पहले आया था उसके हवाले से बता दें कि इन लोगों में से किसी ने अपने इस्तीफे की बात की कि जी हम ये इस्तीफा देंगे? किसी ने आज तो किसी ने नहीं की। साहब ये बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्लियामेंट का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से। अगर कोई अमेंडमेंट करनी हो कॉन्स्टिट्यूशन की या इस तरह की कोई इमरजेंसी हो तो फिर तो स्ट्रेंथ ही नहीं इतनी पार्लियामेंट की कि वो उसको लेजिस्लेशन को पास कर सके। देखें यकीनी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो नहीं हो सकती, वो तो उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए, लेकिन लेजिस्लेशन जो है वो सिंपल मेजोरिटी से होती है, वो तो हो रही है और हो सकती। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि पीटीआई वफ़द से कहा है कि इस्तीफे देना अरकान का हक है। राजा परवेज अशरफ ने मजीद ये भी कहा कि पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं है, पाकिस्तान है तो सब कुछ है। पीटीआई के किसी रुकन ने नहीं कहा कि वो इस्तीफ़ा देने आ रहा है। सियासी पॉइंट स्कोरिंग से मसाइल बढ़ते जा रहे हैं।